साथियों, हम अभी उपस्थित हुए हैं बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को 24 जून 2026 को जो है कैबिनेट से पारित किया गया था। उसके पश्चात अभी संपूर्ण नियमावली आ गई है। हम आपके सामने संपूर्ण नियमावली को एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे ताकि ये पता चल सके कि जो स्थानांतरण को लेकर के नियमावली बनाई गई है वह किस प्रकार से लागू होगा, किस आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा शिक्षकों का, स्थापना समिति में किन किन को शामिल किया गया है और हर कितने साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। खासकर महिला, दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों का और पति पत्नी के आधार पर कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर के किस प्रकार की बात कही गई है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो नियमावली है वो आपको हम चर्चा करेंगे। आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया बिहार शिक्षक स्थानांतरण एवं जो नियमावली है वो आपको बता दें कि यह आज कल कैबिनेट से 24 जून 2026 को पारित हुआ और आज जो है इसको जारी किया गया है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT 2009 और फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 के छात्र शैक्षणिक हित, विद्यालय का सुचारू संचालन, छात्र शिक्षक अनुपात और विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी कारण, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थिति और अन्य मानवीय आधार पर निष्पक्ष पारदर्शी जो है यह नियमावली लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आइए इसमें आपको अब चर्चा करते हैं हम लोग कि इस नियमावली का जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इस नियमावली का नाम दिया गया है बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026। जी, इसका नाम क्या दिया गया है? बिहार राज्य शिक्षक नियमावली 2026। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। जी हाँ, इसका विस्तार कहाँ होगा? तो संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी। जी, इसकी परिभाषाएं क्या है? तो इसमें नियमावली के विषय में संदर्भ कोई बात ना हो, आगे इसमें प्रस्तुत किया गया है कि विद्यालय से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या राजकीय बुनियादी विद्यालय जिनमें सभी उत्क्रमित, नवस्थापित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी विद्यालय सम्मिलित हैं एवं इसमें जो है अल्पसंख्यक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त विद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा अंशतः वित्त पोषित है उसको शामिल नहीं किया गया है। यानी ये पूर्ण रूप से जो सरकारी विद्यालय है उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय से अभी पता ही हम लोगों को, प्राथमिक विद्यालय वैसे विद्यालयों कहते हैं जहाँ 1 to 5 की पढ़ाई होती है, तो वो प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय वैसे विद्यालय को कहते हैं जो 6 to 8 के हो, लेकिन मध्य विद्यालय जो भी संचालित है वहाँ 1 to 8 की पढ़ाई हो रही है वर्तमान में। प्रारंभिक विद्यालय जो है 1 to 8 तक के विद्यालयों को प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। अभी आपको वर्तमान में एक भी कोई ऐसा मध्य विद्यालय नहीं है जहां केवल 6 to 8 की पढ़ाई होती है। सभी मध्य विद्यालयों में अब 1 to 8 से पढ़ाई होती है। तो 1 to 8 और 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालयों को मिला करके प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। यानी जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और मध्य विद्यालय हैं सभी का सम्मिलित रूप जो है वो प्रारंभिक विद्यालय कहलाएगा। आगे है माध्यमिक विद्यालय। तो माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है कि वह विद्यालय जहां कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती हो और उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती हो। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक से अभिप्रेत है कि राजकीय एवं राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक यानी TGT जो शिक्षक है, फिर विद्यालय अध्यापक है यानी स्कूल टीचर जिनकी नियुक्ति BPSC के थ्रू हुई है, फिर विशिष्ट शिक्षक है जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बने, उनकी चर्चा हो रही है। फिर BPSC के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की गई है उनके और एवं जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है उन सभी शिक्षकों का यहाँ जो है इस शिक्षकों से मुराद लिया गया है। अगला है प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक से अर्थ ये है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त है वो प्रधानाध्यापक। प्रधान शिक्षक से अभिप्रेत है कि प्रारंभिक विद्यालय में खासकर 1 to 5 में जो BPSC के द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्त की गई है वहाँ
वहाँ राज्य सरकार से अभिप्रेत है कि बिहार की सरकार, विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, और नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है कि प्रारंभिक विद्यालय, जी हाँ, प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, और जो माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक से संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी। जी हाँ, नियुक्ति प्राधिकार में कौन हो जाएंगे? तो ये जितने भी टीजीटी लेवल तक के शिक्षक है वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होंगे उनमें जो ये क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक जो है, प्रमंडलीय के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिसको हम लोग RDDE कहते हैं, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो वो नियुक्ति प्राधिकार हो जाएंगे किनके? उच्च माध्यमिक विद्यालय के कंडीशन में। खासकर 1 to 5 शिक्षक के लिए, 6 to 8 शिक्षक के लिए, 9-10 के शिक्षकों के लिए जो है, चाहे वो BPSC के शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, उन सभी के लिए नियुक्ति प्राधिकार जो है उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, DEO साहब होंगे। अगला है कि जिला स्थापना समिति से अभिप्रेत है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु जिला स्तर पर गठित समिति, तो जिला स्तर पर जो स्थानांतरण के लिए समिति गठित की जाएगी उसके जो अध्यक्ष होंगे वो जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब होंगे। प्रमंडलीय स्थापना से अभिप्रेत है कि जो प्रमंडलीय आयुक्त होंगे यानी जो कमिश्नर होंगे, जो 9 प्रमंडल हैं उनके अलग अलग जो कमिश्नर्स हैं वो प्रमंडलीय स्थापना समिति के अध्यक्ष होंगे, और जो राज्य स्थापना समिति के अध्यक्ष होंगे वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है, वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो भी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रहेंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। मानक मंडल से अभिप्रेत है कि शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षक उपलब्धता मानक जिसके आधार पर विद्यालयवार शिक्षक आवश्यकता रिक्ति की पूर्ति की जा सके। विभागीय पोर्टल से अभिप्रेत है कि जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है जिससे होकर के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है। उसके आगे है कि शिक्षक अभाव वाला विद्यालय यानी ऐसा विद्यालय जहां पर केवल एक शिक्षक हो तो वैसे विद्यालय को शिक्षक अभाव वाला विद्यालय घोषित किया जाता है, यानी जहाँ शिक्षकों की अनुपलब्धता है, आवश्यकता से बहुत कम शिक्षकों की संख्या उपलब्ध है। उसके आगे अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसा विद्यालय जहां शिक्षक उपलब्धता विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल एवं अन्य लागू मानकों की तुलना में अधिक पाई जाती है। समायोजन या फिर समानुपातीकरण से अभिप्रेत है कि विभाग द्वारा निर्धारित मानक मंडल RTE के जो है ये के अंतर्गत कार्य। उसके आगे आपको पता होगा कि इस नियमावली में जो बात कही गई है वो गृह पंचायत और गृह प्रखंड की बात कही गई है, क्योंकि महिला शिक्षिकाओं का जो ये स्थानांतरण होना है वो गृह पंचायत को छोड़ करके जो बगल के पंचायत है वहाँ होना है। तो गृह पंचायत से अभिप्रेत है कि शिक्षक द्वारा घोषित एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित अस्थायी प्रमाण निवास की पंचायत या वार्ड। गृह प्रखंड वही हो गया कि जिस पंचायत या वार्ड में आपका घर है और वो जिस प्रखंड में आपका पंचायत है वो आपका गृह प्रखंड है। अधिमान्यता श्रेणी से अभिप्राय है कि असाध्य रोग जैसे बीमारी है, गंभीर बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, या फिर दिव्यांगता है, या पति पत्नी है, या विधवा है, या परित्यक्ता है, इस आधार पर अगर कोई शिक्षक ये करते हैं तो अधिमान्यता के अंतर्गत जाएगा। सामान्य स्थानांतरण से अभिप्रेत है कि इन सब के आधार पर यानी कोई अगर बीमारी नहीं है या पति पत्नी के आधार पर पदस्थापित नहीं है, विधवा नहीं है, परित्यक्त नहीं है, तो उसके बाद जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनकी जो स्थानांतरण है वो सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। अगला है पारस्परिक स्थानांतरण जिसको हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। तो पारस्परिक स्थानांतरण से अभिप्रेत है कि दो पात्र शिक्षक यानी म्यूचुअल स्थानांतरण 2 शिक्षकों का होगा। संयुक्त सहमति के आधार पर समान संवर्ग का अर्थ यह है कि 1 to 5 के शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक के साथ, 6 to 8 के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक के साथ, और 6 to 8 के साइंस शिक्षक के साथ जो सोशल साइंस के शिक्षक होंगे, यानी समान संवर्ग होगा, समान कोटि होगा तथा समान विषय होगा। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक की सहमति के आधार पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोला जाएगा और म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे है कि जो स्थानांतरण को लेकर के बहुत जो नॉर्मल सिद्धांत हैं हम उस पर चर्चा करेंगे कि छात्रों का शैक्षणिक हित, शिक्षण अधिगम की निरंतरता एवं विद्यालय का सुचारू संचालन, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होगा। आगे है कि स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा, यानी यह आपको स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी लेकिन यह आपका अधिकार नहीं होगा, दावा नहीं कर सकते हैं आप अधिकार के रूप में, क्योंकि अगर छात्र आप जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं वहाँ शिक्षकों की संख्या पहले से कम है, छात्र की संख्या अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है
स्थानांतरण के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्थानांतरण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक मंडल एवं उनके क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन किया जा सकेगा। सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, प्रशासनिक आवश्यकता तथा छात्र शिक्षक हित के अधीन होंगे। जहां किसी एक पद विद्यालय अथवा स्थानांतरण श्रेणी के एक से अधिक पात्र शिक्षक उपलब्ध होंगे, वहां वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलग्नक 1 में वर्णित अंक के आधार पर किया जाएगा। यानी एक ही विद्यालय में अगर 2 शिक्षक जो है स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर जो शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण होगा और आगे अनुलग्नक 1 है, हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। उक्त अंक आधारित प्रणाली सेवा अंक, पदस्थापन स्थल एवं वरीयता अंक को सम्मिलित किया जाएगा। वास्तविक कठिनाई के मामलों पर निष्पक्ष एवं संचालित रूप से विचार किया जाएगा, परंतु ऐसा विचार विद्यालय के सुचारू संचालन एवं छात्र के हितों को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। कोई भी स्थानांतरण सामान्यतः तब नहीं किया जाएगा जब उसके फलस्वरूप विद्यालय में गंभीर शिक्षक अभाव उत्पन्न हो, शिक्षक अधिगम प्रभावित हो। तो शिक्षण अधिगम प्रभावित हो, ऐसे कंडीशन में किसी भी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जो एकल शिक्षक विद्यालय है, यानी बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल अभी भी है जहां केवल एक शिक्षक है, तो एकल शिक्षक विद्यालय तथा शिक्षक अभाव वाले विद्यालय को स्थानांतरण पर विचार करते समय संरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक 5 वर्ष पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत विचार किया जा सकेगा। तथापि ऐसा स्थानांतरण स्वतः अथवा अनिवार्य नहीं होगा। वह रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, शिक्षक आवश्यक मानक, प्रशासनिक आवश्यक एवं छात्रों को शैक्षणिक हित के अधीन होगा। विशेष परिस्थिति, स्वास्थ्य आधार, दिव्यांगता, पति पदस्थापन अथवा अन्य विभागीय रूप से अधिसूचित आधारों पर न्यूनतम सेवा अवधि के रूप में से पूर्व भी स्थानांतरण पर सक्षम समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। आइए देखते हैं कि पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के क्या बात कही गई है। जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, तो पारस्परिक जो स्थानांतरण होगा ये तभी मान्य होगा जब दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति देंगे। यानी दोनों शिक्षकों के द्वारा अगर संयुक्त सहमति दी जाएगी तो फिर पारस्परिक स्थानांतरण हो पाएगा। दोनों शिक्षक समान वर्ग एवं समकक्ष श्रेणी के हो, यानी दोनों शिक्षक एक ही संवर्ग के हो, जिला संवर्ग के हो। दोनों शिक्षक जो है राज्य संवर्ग के ना हो या फिर प्रमंडलीय संवर्ग के ना हो, तो जिला संवर्ग के हो। समकक्ष श्रेणी से अर्थ यह है कि दोनों शिक्षक 1 to 5 के हों या फिर 6 to 8 के हों, 6 to 8 में भी समान विषय के हों। दोनों शिक्षक समान कोटि कक्षा श्रेणी के हो जहां ऐसा लागू हो, यानी 1 to 5 के हो, दोनों समान विषय के हों, तो ये ध्यान रखा जाएगा। विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हों। गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, यानी गृह क्षेत्र से संबंधित जो महिला शिक्षिका हैं उनको गृह पंचायत नहीं हो, या जो पुरुष शिक्षक है उनका गृह प्रखंड नहीं हो। मानक मंडल विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक उपलब्धता और प्रशासनिक आवश्यकता प्रभावित न होता हो, तब जाकर के जो है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन हो सकेगा। आगे है कि जिला स्थापना समिति के द्वारा जिला के अंदर प्राथमिक मध्य विद्यालय शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित मानक शिक्षकों की संख्या के आधार पर की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षकों का अधिकार अधिनियम में मानक का उल्लंघन नहीं हो। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार स्थानांतरण पदस्थापन शिक्षकों की उपलब्धता हो, यानी किसी भी कंडीशन में जो शिक्षकों का विद्यालयवार जो ये है छात्र शिक्षक अनुपात है उसका उल्लंघन नहीं होगा, तभी स्थानांतरण हो पाएगा। आगे है कि किसी भी शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कब शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा आप देखिए, बताते हैं कि यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में न्यूनतम निर्धारित संख्या भंग हो जाती है, यानी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि विद्यालय में स्थानांतरण के पश्चात केवल 1 या 2 शिक्षक बच जाएं, तो वहां शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप RTE मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल प्रभावित हो रहा हो तो स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में किसी आवश्यक विषय के शिक्षक का पद रिक्त हो रहा हो, यानी अगर किसी विद्यालय में किसी विषय के शिक्षक हैं और स्थानांतरण के बाद उस विद्यालय में शिक्षक नहीं बच रहे हैं या दूसरे शिक्षक स्थानांतरित होकर के नहीं आ रहे हैं, तो पहले से कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो बात है कि यदि स्थानांतरण से विद्यालय में शिक्षण अधिगम की निरंतरता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है तो फिर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
अब है कि प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 to 8 के जो विद्यालय हैं उसमें विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला स्थापना समिति यानी जो डीएम साहब की अध्यक्षता में समिति होगी और अंतर जिला स्थानांतरण प्रमंडलीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। यानी जो प्रारंभिक विद्यालय के कार्यरत शिक्षक हैं वो उसी जिला में कार्य करते हुए अपना प्रखंड से ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं तो वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण जिला स्थापना समिति करेगी। और अगर वो शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं तो उनके लिए जिला स्थानांतरण समिति नहीं बल्कि जिला प्रमंडलीय स्थापना समिति के अनुशंसा पर जो है जिला स्थानांतरण समिति उसका स्थानांतरण का कार्य करेगी। उसी प्रकार जो माध्यमिक शिक्षा है और उच्च माध्यमिक जो है ये बात कही गई है कि विशेष कारणवश अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण हेतु स्थापना समिति बैठक कभी भी आयोजित की जा सकेगी। समायोजन या समानुपातीकरण की बात है तो विभागीय जो मानक मंडल है, आरटीई का जो मानक मंडल है, वर्गवार आवश्यक विषयवार जो शिक्षकों की संख्या है उसके आधार पर जो है स्थानांतरण का कार्य किया जाएगा। या दोस्तों आगे हम आपको बता दें कि विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण को लेकर के किस प्रकार की कैटेगरी बांटा गया है। तो यहाँ पर 7 कैटेगरी बांटा गया है। पहला जो है यह असाध्य रोग है यानी गंभीर अगर कोई बीमारी है शिक्षकों को या फिर उनको तो उसके आधार पर जो है स्थानांतरण किया जाएगा। दूसरा दिव्यांगता का आधार है। तीसरे नंबर पर पति पत्नी का पदस्थापन है। चौथे स्थान पर जो है विधवा, विधिक रूप से पृथक महिला शिक्षिका एवं एकल अभिभावक शिक्षक जो है या फिर उसके बाद 5वां नंबर पर जो है ये पारस्परिक स्थानांतरण है। 6ठा पर समायोजन या समानुपातीकरण है और 7वां नंबर पर जो है वो सामान्य स्थानांतरण की बात कही गई है। जी हाँ, तो ये स्थानांतरण को लेकर के 7 श्रेणी बनाया गया है। असाध्य रोग, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन है, विधवा अथवा पृथक महिला शिक्षिका है, फिर जो म्यूचुअल ट्रांसफर की बात है यानी 5वां नंबर पर पारस्परिक स्थानांतरण है, फिर समायोजन एवं समानुपातीकरण है, फिर सामान्य स्थानांतरण की बात कही गई है। आगे हम बता दें आपको कि गृह क्षेत्र से संबंध में जो है बात है कि महिला शिक्षिकाओं का जो पदस्थापन है उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड के परंतु उनके गृह पंचायत और गृह वार्ड को छोड़ करके जो रिक्त विद्यालय है वहां उनका पदस्थापन किया जाएगा। पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके गृह जिला में, जी हाँ, गृह जिला अलॉट किया जाएगा और गृह प्रखंड को छोड़ करके जो आपका प्रखंड है वहां आपके निकटतम प्रखंड में आपका स्थानांतरण किया जाएगा। यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण, अनुरोध आधारित स्थानांतरण सभी पर लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो नियम है यह म्यूचुअल में भी लागू होगा यानी महिला शिक्षिकाओं को म्यूचुअल में भी गृह पंचायत नहीं अलॉट किया जाएगा। उसके बाद सामान्य स्थानांतरण में भी और अनुरोध आधारित में भी इसका ये ध्यान रखा जाएगा। सामान्य स्थानांतरण के लिए सिद्धांत क्या है तो सामान्य स्थानांतरण रिक्ति के आधार पर वैकल्पिक आधारित होगा। पात्र शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन एवं विकल्प प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी विद्यालय में कि केवल एक पात्र शिक्षक आवेदन करता है और स्थानांतरण अथवा अनुमान है तो ऐसे मामलों में सीधे विचार किया जा सकेगा। यदि एक ही विद्यालय में एक पद के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक आवेदन करते हैं तो वरीयता का निर्धारण नियमावली अनुलग्नक 1, आगे हम लोग अनुलग्नक 1 पर चर्चा करेंगे, उसके आधार पर जो है विचार किया जाएगा। आगे प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात कही गई है कि विद्यालय में निर्धारित न्यूनतम शिक्षकों से कम शिक्षकों का पदस्थापन कार्यरत रहना। ध्यान रखना है कि न्यूनतम शिक्षक से कम शिक्षक नहीं हो। विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात के आलोक में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता हो। विद्यालय में किसी विषय विशेष के शिक्षक की अनुपलब्धता न हो यानी ऐसा न हो कि स्थानांतरण के पश्चात किसी विषय के शिक्षक खत्म हो जाए उस विद्यालय से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है कि शिक्षकों का वित्तीय अनियमितता सरकारी राशि का गबन अथवा किसी आपराधिक मामले में सन्निहित नहीं हो यानी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही हो। शिक्षक के द्वारा दूसरे शिक्षकों के पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना एवं विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं किया जाता हो। वो शिक्षक अनुशासनहीनता में नहीं संलग्न हो, बिल्कुल अनुशासित शिक्षक हो, फिर उनका ट्रांसफर आसानी से किया जाएगा। महिला शिक्षिका छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत, किसी भी प्रकार का शिकायत की चर्चा की गई है, शिक्षकों को नहीं हो। आगे है प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रण। प्रतिनियुक्ति का उपयोग स्थानांतरण के विकल्प के रूप में नहीं किया जाएगा। बहुत सारे कंडीशन में ये देखा जाता है कि स्थानांतरण नहीं होने के कंडीशन में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। शिक्षकों का जो है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में डिप्यूटेशन किया जाता है तो उस पर नियंत्रित रखा जाएगा यानी उसको विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी शिक्षक जो सामान्य ऐसे ढंग से प्रतिनियुक्त, संलग्न एवं विद्यालय से बाहर कार्यरत नहीं रखा जाएगा जिससे शिक्षण अधिगम बाधित हो। यानी शिक्षक जो विद्यालय में रहेंगे, विद्यालय में कार्य करेंगे, उनकी प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय में नहीं की जाएगी।
आगे बात की गई है स्थापना समिति की, तो हम आपको बता दें कि जिला स्थापना में जो अध्यक्ष है वो जिला पदाधिकारी डीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को उनका सचिव बनाया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो स्थापना है वो उसके सदस्य है। आगे जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी से एक मनोनीत पदाधिकारी होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वर्गीय उप समाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी होंगी। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी वहां पर होगा। ये सभी इसके सदस्य होंगे। ये जिला स्थापना समिति का जो है सदस्य पूरा सदस्य की टीम है। आगे प्रमंडलीय स्थापना समिति की बात है तो प्रमंडलीय स्थापना समिति में जो प्रमंडल कमिश्नर जो होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे, और जो RDDE हैं यानी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो उसके सदस्य सचिव होंगे। फिर प्रमंडल मुख्यालय से जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है सदस्य होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत जो जाति जनजाति श्रेणी के एक पदाधिकारी होंगे, उसी प्रकार एक महिला पदाधिकारी होंगी और एक अल्पसंख्यक श्रेणी के पदाधिकारी उसके सदस्य होंगे। जो राज्य स्थापना समिति है उसमें जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है या फिर जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा उसके अध्यक्ष होंगे। और जो RDDE है माध्यमिक शिक्षा के और जो RDDE है प्राथमिक शिक्षा के वो उसके सदस्य सचिव होंगे। जो उप निदेशक होते RDDE नहीं बल्कि उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे वो उसके सचिव होंगे। उसके बाद संयुक्त निदेशक जो होंगे माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के सदस्य होंगे। फिर उसी प्रकार एक अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के पदाधिकारी होंगे, एक महिला श्रेणी की पदाधिकारी होंगी और एक अल्पसंख्यक श्रेणी के पदाधिकारी होंगे उसके सचिव। और ये मिलकर के जो है स्थापना विद्यालय स्थानांतरण के कार्य में आगे की कार्यवाही को अंजाम देंगे। आगे हम लोग देखते हैं ये सारी प्रतिलिपि जो है भेजी जा चुकी है। अब हम बात करेंगे जो अनुलग्नक 1 है। अनुलग्नक 1 में स्थानांतरण को लेकर के जो है बात की गई है कि स्थानांतरण का अंक जो है ये पदस्थापन स्थल पर, सेवा अंक पर और वरीयता अंक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सेवा अंक से अर्थ यह है कि संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए अंक दिया जाएगा। यानी अगर प्रति वर्ष 1 अंक दिया जाएगा, प्रति वर्ष श्रेणी 1 के लिए 1 अंक, श्रेणी 2 के लिए 2 अंक, श्रेणी 3 के लिए 3 अंक और श्रेणी 4 के लिए 5 अंक प्रति वर्ष जो है दिया जाने की बात है। आगे वरीयता अंक है जो व्यक्तिगत है, चिकित्सा है और जो सामाजिक परिस्थिति के कारण विशेष विचार के आवश्यकता वाले शिक्षकों को वरीयता अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ देखिए वरीयता अंक की बात है। जो कैंसर बीमारी है, अगर स्वयं शिक्षक को कैंसर बीमारी है तो उसे 20 पॉइंट, और अगर उनके पति पत्नी को है तो 10 पॉइंट, और उनके 18 वर्ष से कम आयु के अगर संतान को है तो 10 पॉइंट। ओपन हार्ट सर्जरी अगर हुआ है तो वहाँ पर 20 पॉइंट है, पति पत्नी को है तो 10 पॉइंट और बच्चे को है तो 10 पॉइंट। फिर आगे जो है बात किडनी की है, ब्रेन ट्यूमर है, फिर पक्षघात है और भी बहुत सारी बीमारियां यहाँ दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर स्वयं की स्थिति में 20 अंक है, पति पत्नी में 10 अंक है और संतान में 10 अंक है। आगे जो है यहाँ पर दिव्यांगता है, अगर 60 से 80 से 100% है तो 20 है। दिव्यांगता के कंडीशन में पति पत्नी अथवा संतान के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है। 40% तक अगर दिव्यांगता है तो वहाँ 10 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, अगर जो राष्ट्रपति के द्वारा अवार्डेड टीचर है तो उनको 10 अंक है। राज्य के द्वारा अगर राज्यपाल ने उन्हें अवार्डेड किया है तो उसके लिए 5 अंक है। वह शिक्षक जिसके पति पत्नी बिहार के सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है तो उनके लिए 15 अंक है। वह शिक्षक जिनके पति पत्नी बिहार राज्य के स्थानीय निकाय में कार्यरत है यानी जो नियोजित शिक्षक है तो 10 अंक है। वह शिक्षक जिसके पति पत्नी केंद्र सरकार में उपक्रम है तो वहाँ उनके लिए 5 अंक का निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार ये अनुलग्नक 1 में वरीयता का निर्धारण किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जानकारी भी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।